आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज जो हमारा है टॉपिक वो है 99 सेट जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका 23वां वीडियो। और ये है 29 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट का प्रश्न। तो ये हम लोग करने वाले हैं। ये टारगेट हमारा होगा 25 आउट ऑफ 25 एग्जाम में आपके लिए लाना, और इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 99 सेट का 23 यानी 23वां सेट। अभी तक आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आज का पहला सवाल। ये आप देख सकते हैं, शिफ्ट आपका क्या है 29 अगस्त, और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है लेवल 1, यानी यह रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, आरआरबी ग्रुप डी का, जो इस बार आपका होने वाला है, जिसका फॉर्म भरा जा चुका है। अगला प्रश्न, तो पहला प्रश्न इसका देखते हैं। पहला सवाल इसका क्या कहता है वो चलिए देख लें। सवाल है, खाली जगह का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। तो यूरिक एसिड जो है वो किसका उत्सर्जी उत्पाद है, यानी उत्सर्जन के दौरान सबसे पहले यूरिक एसिड को कौन रिलीज करता है, मनुष्य, मछली, गाय या पक्षी। तो यही है सवाल कि यूरिक एसिड किसका प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद है। तो इसका जो सही जवाब है चलिए रिवील करते हैं। इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा पक्षी। पक्षी जब उत्सर्जन करते हैं तो इनका उत्सर्जन का जो सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है यूरिक एसिड। ये आपको याद रखना है। और यूरिया से याद आया एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए, यूरिया जिसका सूत्र होता है NH2CONH2, यह पूरी दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम यानी मानव के द्वारा बनाया गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन जो है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका यूरिया है। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रयोगशाला में जिसका निर्माण किया गया। तो आज का दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है, चांदी, तांबा, लोहा या नाइक्रोम। तो प्रतिरोधकता क्या होता है, जो R बराबर हमारा रोएल बाय ए होता है, इसमें प्रतिरोधकता रो है, जो कि RA बाय एल होता है। इसका मतलब कि इकाई आयतन, कोई भी वस्तु के इकाई आयतन का यानी 1 मीटर क्यूब आयतन का जो प्रतिरोध होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। जैसे एरिया आपका 1 रहेगा, लंबाई भी आपका 1 रहेगा, इसका मतलब उसका आयतन कितना है, 1 है। तो उसी का प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। तो किसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है, चांदी, तांबा, लोहा या नाइक्रोम। तो यही है आपसे सवाल। तो इनमें से सबसे हाईएस्ट रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता जो होता है वो आपका नाइक्रोम को होता है। यही कारण है कि नाइक्रोम का जो प्रयोग है वो हीटर तार के रूप में किया जाता है। तो हीटर तार के रूप में किसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, नाइक्रोम में क्या क्या होता है, तो नाइक्रोम में एक आपका होता है निकेल और दूसरा आपका होता है क्रोम से क्रोमियम। तो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु जो है वो आपका क्या है, वो नाइक्रोम है, जिसका प्रयोग हीटर तार के रूप में किया जाता है। और नाइक्रोम का प्रयोग हीटर तार के रूप में विद्युत के एक विशेष गुण के द्वारा होता है, जिसे हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का इस्तेमाल इसमें होता है हीटर तार में, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये सवाल आपके लिए क्या सवाल कहता है कि किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो इसका निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी समानाकार का, आभासी बड़ा, वास्तविक बड़ा, वास्तविक समानाकार का। तो इसका सही जवाब आप पहले इसे पॉज करके आप बना भी सकते हैं, बनाने के बाद इसे आप आजमा सकते हैं कि क्या हो रहा है। हम लोग तो इसका आंसर के बाद इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे ही। तो इसका जो सही जवाब जो है वो आपका क्या है, वास्तविक और बड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वास्तविक और बड़ा इसका कैसे, तो सबसे पहले आपको बनाना होगा एक उत्तल लेंस। तो चलिए हम लोग बनाते हैं एक कौन सा, तो उत्तल लेंस बनाते हैं। ये रहा आपका उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का एक मुख्य अक्ष भी हम लोग बना दिए। ये रहा आपका बीच में प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम लोग O कहते हैं। अब देखिए, इधर आपका होगा एक F1 और इसका दुगुना दूरी पर आपका हो जाएगा 2F1। इधर सेम आपका जितना दूरी ये है उतना दूरी में आपका क्या हो जाएगा, F2, और उसी का दुगुना में आपका हो जाएगा 2F2। अब वस्तु को कहाँ रखा गया है, F1 और 2F1 के बीच में रखा गया है। तो यहाँ पर रखने से जो प्रकाश की किरणें जाएंगी ऐसे, और ऐसे जाने के बाद इसका जो अपवर्तन होगा वो आपका फोकस के थ्रू से होगा, यानी ये फोकस से होके आगे बढ़ेंगी।
और उसके बाद जो आपका यहाँ से जो प्रकाशिक केंद्र से जो जाएगा वह आपका सीधे जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आप ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पकड़ेगा, और यहाँ बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कि उल्टा है। ये प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। तो उल्टा हमेशा क्या होता है? तो उल्टा हमेशा होता है वास्तविक, यानी किरण वास्तव में मिल रहा है। और साइज में भी आप देख सकते हैं कि साइज भी क्या है? बड़ा है। कैसे बना ये आप देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब से सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रतिबिंब के लिए भी हमें एनसीईआरटी बुक से जितने भी उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, सभी का प्रतिबिंब का अध्ययन भी करना चाहिए। अगला प्रश्न, सवाल है किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। चालक से दूरी बढ़ने पर सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है। इनमें से कौन सही है? ए बी दोनों, ना ए ना बी, केवल बी या केवल ए? तो इसका जो सही जवाब जो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब ए और बी दोनों। लेकिन बात यह है कि इससे भी अब केवल काम नहीं चलेगा, हमें जानना चाहिए कि कैसे। मान के चलिए कि आपके पास एक तार है। ये तार आपका सीधा है जिसमें करंट फ्लो का डायरेक्शन हम लोग अभी फिलहाल ये मान लिए हैं। अब जब यहाँ करंट फ्लो का डायरेक्शन आपका ऊपर की ओर आपका करंट जब बह रहा है तो इसमें आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे सकेंद्रीय वृत्त का निर्माण होता है। इसके चारों ओर बहुत सारी सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे जिसका केंद्र आपका एक ही होगा। सकेंद्रीय वृत्त उस वृत्त को बोलते हैं जिसका केंद्र एक ही होता है। अब यहाँ आजमाते हैं हम लोग कि जो कथन है उसके बारे में यहाँ क्या कहता है। तो देखिए, तार से r दूरी पर, यहाँ से जैसे दूरी हम लोग बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से ये r माने या ये r माने तो चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। ये पहला कथन तो आपका सही है। दूसरा, दूरी बढ़ने पर वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है। दूरी बढ़ेंगे तो वृत्त की त्रिज्या ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगा, और बढ़ भी रहा है। इसका मतलब ये दोनों कथन सही है। हाँ, यहाँ एक लॉजिकल सवाल ये भी बनता है कि जैसे आप दूरी बढ़ते जाते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका पावर घटते जाता है। नज़दीक में ज़्यादा पावरफुल और दूर में कम पावरफुल होता है। और इसमें और एक चीज जानना है कि जैसे अगर धारा आपका इधर है तो जो दिशा है, धारा अगर इधर होता तो उसकी दिशा विपरीत हो जाती। जो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसमें बदलाव होता है धारा की दिशा बदलने पर। अगला सवाल, सवाल कहता है कि 3 समान बल्ब 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में धारा कितना बह रहा है? तो 0.6 एम्पियर। तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या होगी? तो यहाँ आपको पावर निकालना है। पावर यानी शक्ति होता है पावर। और जवाब है आपका 10 वाट, 0.1 वाट, 5 वाट या फिर 3.6 वाट। तो इसका सही जवाब क्या दिया हुआ है वो भी हम लोग देख लें। इसका सही जवाब आपका दिया हुआ है 3.6। लेकिन अब सवाल है कि कैसे। तो देखिए, इसे हम लोग जो वोल्टेज जो दिया हुआ है भी, उसे आप मान लीजिए कितना है? 6 वोल्ट। उसके बाद धारा कितना दिया हुआ है? धारा दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। अब पावर जो होता है, पावर शक्ति, उसका सूत्र जो होता है वो आपका होता है P बराबर VI। P बराबर होता है आपका VI। तो इसी से हम लोग निकालेंगे। V का मान रख दीजिए 6, I का मान 0.6। तो 6 छक आपका कितना हो गया? 36 पॉइंट आप बैठा दीजिए। इतना वाट आपका पावर है और यही आपका आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका सही जवाब में दिया हुआ है 3.6 वाट। अगला सवाल, सवाल यहाँ कहता है कि निम्न अभिक्रिया के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ ZnO और कार्बन, यहाँ Zn कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिंक का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण, जिंक का ऑक्सीकरण, कार्बन का अपचयन। तो यहाँ पहले हम लोग को पहचानना है, तभी हम लोग जवाब पर पहुंच पाएंगे। देखिए, यहाँ आप अपचयन उपचयन के बारे में पहले जान ले, तब आपको शायद कुछ समझ में आए। जो आपका ऑक्सीकरण होता है यह ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जो आपका अपचयन होता है ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है। यहाँ ऑक्सीजन ही है इसीलिए ऑक्सीजन के टर्म में समझाया जा रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अवकरण। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन में क्या हो रहा है? तो कार्बन में ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है। इसका मतलब कार्बन का क्या हो रहा है? तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण। अब यहां देखिए, ये जो जिंक जो आपका दिया हुआ है, जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका यानी जिंक का क्या हो रहा है? तो जिंक का हो रहा है आपका अपचयन। तो अब देखिए, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यह आपका ऑप्शन 2 में है। जिंक का अपचयन ये ऑप्शन 1 में है। जिंक का ऑक्सीकरण ये बात बिल्कुल गलत है।
कार्बन का ऑप्शन, ये बात भी गलत है। इस प्रकार 1 और 2 वाला सही आपका होना चाहिए। चलिए हम लोग मिलाते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। बिल्कुल 1 और 2 वाला जवाब ही आपका सही है। तो इस प्रकार उपचयन और अपचयन आपको समझना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ और ऑक्सीजन का ह्रास यानी उसके घटाव से ही इसको समझा जाता है। अगला सवाल, ये इकोलॉजी से प्रश्न है, हालांकि ये सोशल साइंस में भी यह सवाल जाता है, लेकिन साइंस में आपको शामिल किया गया है। सवाल है, सागौन, साल, शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाए जाने वाले किस वनस्पति के अंतर्गत आती हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो सागौन, साल और शीशम, यही आपके सवाल है कि यह कैसा पौधा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका मतलब यह है कि ये विशेष सीजन में, विशेष मौसम में अपने पत्तों को गिरा देती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल के नुकसान को बचाया जा सके, और इस प्रकार यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का हिस्सा बनते हैं। अगला प्रश्न, सवाल यहाँ फिर से चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, जैसा कि पीछे कुछ सवाल में था। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल के संबंध में विचार कीजिए। वहां चुंबकीय क्षेत्र था, यहाँ आपको धारा से संबंधित यानी बल के संबंधित है। तो बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती, बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित है। अब केवल बी सही है कि दोनों गलत है, या ए बी दोनों है, या केवल ए है, यही आपको जवाब तलाश करना है। तो इसका सही जवाब जो क्या हो जाएगा? तो केवल बी कहता है। देखिए क्यों, ये बात आपको बताएं कि धारा जो होती है, धारा जिस ओर भी बहेगी, धारा की दिशा उलटने पर बल की दिशा भी उलटती है। इसका मतलब यह हुआ कि धारा की दिशा और बल की दिशा एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो यहां कह रहा है निर्भर नहीं करता, यानी ये बात गलत। अब देखिए दूसरा कथन, बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित है, और बल की दिशा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है किसी चालक तार की ओर, उस पर निर्भर जरूर करेगा। तो धारा से ही तो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसलिए धारा की दिशा पर भी निर्भर किया और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर किया, दोनों पर यह निर्भर करता है। तो निर्भर नहीं करता है वाला बात गलत है, इसीलिए आपका केवल बी सही है। और नहीं तो यहाँ अगर केवल नहीं भर नहीं रहता तो आपका दोनों इसमें सही होता। इस प्रकार देखें कि इसका जवाब आपका केवल कौन सा पकड़ रहा है, तो केवल ऑप्शन ए इसका सही जवाब पकड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये प्रकाश चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण के सामने, अभिसारी दर्पण यानी ये किरणों को जमा करने वाला दर्पण यानी अवतल दर्पण की बात की गई है, के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल को आप एक न्यूमेरिकल बना सकते हैं और एक आप नॉर्मल ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे वो आपको बताएं। मान के चलिए ये अभिसारी दर्पण है, जो आपका कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। इसे आप मुख्य अक्ष मान लें और यहाँ आप एक फोकस और एक वक्रता केंद्र और ये आपका दर्पण का ध्रुव, ये आप मान लिए। अब देखिए फोकस इसका 20 है, यानी ये आपका 20 दूरी में है, और 40 में रखा जाता है यानी वक्रता केंद्र में रखा जाता है। और वक्रता केंद्र में जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, और साइज में बराबर और उल्टा होता है। बराबर है इसका मतलब जो प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज का अनुपात आपका क्या होगा? 1 होगा। उल्टा है तो आपका क्या होगा? माइनस होगा। इस प्रकार हमारा जवाब केवल फोटो से बनाए तो हमें -1 की ओर ले जा रहा है। लेकिन इसका जवाब अब और एक तरीके से आप बना सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड भी आप बना सकते हैं। इसका जवाब पहले हम लोग तलाशते हैं कि जवाब इसका -1 है या नहीं है। तो इसका जवाब बिल्कुल -1 है। इसका जवाब जो और एक तरीका से आप बना सकते हैं वो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि हमेशा इसी से आपका नहीं बनेगा। तो चलिए वो आप लोग को बना के दिखाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग फोकस दूरी पहले लिखेंगे। तो फोकस दूरी आपका क्या है? फोकस दूरी आपका 20 है। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में, उसके बाद आपका यू होना चाहिए। यू जो है वो आपका क्या होगा? तो -40। हमेशा यू जो है माइनस में होता है। आपको भी निकालना होगा तभी आपका बनेगा। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। इसी से आप निकालेंगे 1/v बराबर तो 1/f - 1/u आप लिखेंगे। 1/f यानी 1 क्या हो जाएगा? तो -20, यहाँ भी माइनस है, और उसके बाद -40।
यहाँ यू की जगह में, ये माइनस माइनस कटा तो प्लस हुआ। आप नीचे आप 2 से गुना करें, ऊपर भी 2 से गुना करें, तो इससे क्या होगा -2 + 1 और नीचे आपका क्या हो गया 40। ये माइनस ऊपर जाने के बाद अब देखिए 1/v बराबर आपका हो गया -1/40। यहाँ आप देखें कि 2 में 1 घटाने से अब v का मान क्या आया, तो v का मान आया आपका -40। तो v का मान -40 है और u का मान भी क्या है -40। जो आवर्धन होता है दर्पण का वो होता है -v/u। तो चलिए माइनस तो है ही, अब u भी दोनों माइनस में है, इसका मतलब ये भी -40 और ये भी -40, तो ये दोनों तो कट गया, माइनस माइनस भी कट के आया 1, तो इसका मतलब आपका आंसर है क्या -1, जो कि आप देख सकते हैं। ऐसे भी शुरू में जो हम लोग बनाए थे वो आपका आसान था, वो आपको ज़्यादा काम का है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। सवाल कहता है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व थे। न्यूलैंड्स ने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहला तत्व से मिलता है। तो कथन 2 सही है, 1 गलत, दोनों सही, दोनों गलत, या फिर 1 सही 2 गलत, या दोनों सही। तो चलिए जवाब की तलाश में। जवाब इसका एकदम सीधा है, इसमें दोनों कथन सही है। कैसे? न्यूलैंड्स के टाइम में न्यूलैंड्स ने बताया कि प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं, तो 56 तत्व मौजूद हैं। और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत का ये अष्टक सिद्धांत में मेन बात यही कहा गया है कि प्रत्येक पहला तत्व का गुण जो है वो 8वें तत्व से मिलता है। यही तो इसका मेन पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट लिख के और पूछा गया है कि दोनों सही दोनों गलत, क्या सही क्या गलत, तो आपके सामने है कि दोनों सही है। अगला प्रश्न, सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश या क्लोरोफिल। स्वपोषी पोषण यानी पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब की ओर अगर हम लोग चलें तो इसका सही जवाब है आपका ऑक्सीजन। क्यों, वो आप जान सकते हैं यहाँ कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और जो हमारा वाटर होता है उससे क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में होता है, और तब जाके पौधे भोजन बनाते हैं। तो इसका मतलब यही तीनों तो उसकी ज़रूरत है, और ऑक्सीजन इसका प्रोडक्ट में बनता है। तो ऑक्सीजन उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन उसका एक उत्सर्जी उत्पाद है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बेंजीन की संरचना में कितने द्वितीय आबंध होते हैं? बेंजीन की संरचना में कितने द्वितीय आबंध होते हैं? 2, 4, 1 और 3। तो इसको पहले हम लोग बेंजीन बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा। तो चलिए एक बेंजीन बनाते हैं। तो अगर हम लोग बेंजीन बनाए तो बेंजीन जो है उसमें आपका 6 कोना होता है। ऐसे अगर हम लोग करेंगे, ऐसा शॉर्ट वाला बेंजीन बनाएंगे तो, और उसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ये आपका बेंजीन है। दूसरे टाइप से हम लोग बना सकते हैं, ऐसे कार्बन हम लोग 6 जगह में लिख सकते हैं, और उसके बाद अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हम लोग लिख सकते हैं, अल्टरनेट सिंगल डबल। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ हो या यहाँ, दोनों में डबल बॉन्ड आपका 3 पकड़ रहा है। तो सही जवाब आपका 3 होना चाहिए। तो सही जवाब बिल्कुल 3 है। बेंजीन में डबल बॉन्ड कितने हैं, तो डबल बॉन्ड 3 है। बेंजीन में सिग्मा पाई बॉन्ड, बेंजीन में डबल बॉन्ड, बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बेंजीन में सहसंयोजक बॉन्ड, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। कई वीडियो में हमारा ही एक्सप्लेनेशन आपने देखा होगा कि बेंजीन से रिलेटेड कितना सवाल है। तो इसमें बेंजीन का डबल बॉन्ड पूछा है, सिंगल बॉन्ड पूछता आपसे, तो फिर हाइड्रोजन भी यहाँ ऐड करते और उसके बाद हम लोग गिनते। अगला प्रश्न, सवाल है कि C3H6 कौन सी श्रेणी की समजातीय श्रेणी से संबंधित है? एल्केन, अल्काइन, अल्कीन या साइक्लोएल्केन। तो ये सवाल एकदम सीधा पूछा गया है। तो इसका जवाब जानने से पहले आप इसमें थोड़ा सा गौर करें, और इसमें एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं कि जो हमारा अल्केन होता है, अल्केन जो होता है इसका सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्काइन जो होता है उसका सूत्र होता है CnH2n-2, और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। अब आप यहाँ देखिए कि किसमें सेट कर रहा है। तो यहाँ कार्बन जितना है उसका दुगुना हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखिए ये दुगुना वाला पार्टी है, इसका मतलब ये एल्कीन होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि होता है कि नहीं, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ आप समजातीय श्रेणी तक दिमाग ही नहीं लगाइए, बल्कि यहीं तक में आपका सवाल सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ देखिए जो दुगुना वाला पार्टी है वही आपका जवाब है। तो बिल्कुल हम लोग सही हैं, जिसमें आपका दुगुना है वही आपका सही, 3 दूनी 6, और ये एल्कीन का सूत्र है। और अगर बॉन्ड के आधार पर देखें तो यहाँ बनता है आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ बनता है आपका डबल बॉन्ड,
और यहाँ आपका बनता है ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, महिलाओं के यौनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म किस रूप में जाना जाता है? रजोरोध, अतिरज, रजोदर्शन या रजनोवृत्ति? तो ये सवाल आपसे सीधा डायरेक्ट आपसे फैक्ट से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, ये भी 10वां क्लास से है। तो इसका सही जवाब है रजोदर्शन। महिलाओं में यौनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म को रजोदर्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न सवाल है, ये आपका मेंडल से आनुवंशिकता से ये सवाल है। एक संकर यानी सिंगल संकरण जो किया जाता है, एकल हाइब्रिडाइजेशन, उसमें कितने विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले पौधों का संयोजन होता है? यानी कितने संस्करणों यानी कितने गुणों वाले पौधों का होता है एकल संकरण? 4, 2, 6 या 8? तो एकल संकरण में कितने गुण को हम लोग लेके चलते हैं? तो 2 गुण को। कैसे, ये भी आपको बताएं कि एकल संकरण जो होता है जिसमें हम लोग जैसे लंबेपन और बौनेपन को लेते हैं तो उसे हम लोग टी और टी से दर्शाते हैं, आपको याद होगा। तो यहाँ आपके 2 ट्रेट्स हैं, एक जो बड़ा टी दिखा रहा है यह आपका लंबेपन को दिखाता है, और जो छोटा टी है वो पौधे के बौनेपन को दिखाता है। तो सिंगल संकरण में हम लोग केवल 2 ही गुण को लेते हैं, कोई भी 2 गुण, लंबेपन, बौनेपन या बीच का झुर्रीदार गोल, कोई भी, लेकिन 2 ही गुण हम लोग लेंगे एकल संकरण में। और डबल संकरण में 4 गुण को लिया जाता है। अगला सवाल है हमारा, मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्न में से किस अंग में होता है? अग्नाशय, यकृत, फेफड़ा या वेग? तो यूरिया चक्र यानी उत्सर्जन से संबंधित कौन से अंग में होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? तो यकृत। यकृत में यूरिया चक्र होता है, और यही यूरिया चक्र के प्रोसेस में जो मानव से उत्सर्जी उत्पाद बनाए जाते हैं और फिर उसे बाहर किया जाता है मूत्र के रूप में। अगला प्रश्न सवाल है, किसी वस्तु को 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है। कैसा बनेगा? वास्तविक सीधा, आभासी उल्टा, वास्तविक उल्टा या आभासी सीधा? तो इसका जो है आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, तभी आपका बनेगा। तो इसका जो सही जवाब क्या है वो हम लोग देख लें। तो सही जवाब वास्तविक और उल्टा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे? तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो इसमें हम लोग का जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। ये दूरी आपका u होगा और u आपका क्या होगा? तो u आपका -30 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस में होता है। अब देखिए आपका लेंस का पावर दिया हुआ है कितना? तो 4 डायोप्टर, और p बराबर क्या होता है? 1/f, और सेंटीमीटर में 100/f। तो इस प्रकार f बराबर हो जाएगा क्या? तो 100/4, और 100/4 यानी 4×25 से 100 यानी 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना चाहिए भी, उसी से हमारा पता चल जाएगा। लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f, ये u उधर जाएगा तो 1/u प्लस में होगा। तो 1/f क्या है? तो वह है 25, माइनस, क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है, 1/30। बस आपको इसे ही हल करना है। तो चलिए यहाँ हल करते हैं। 1/25 30, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? तो 150। 25 6 150 और 30 बचे 150। तो 6 में 5 1/150। अब देखिए भी का मान आपका कितना निकला? तो 150, वो भी प्लस में आया। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आपका कोई भी लेंस है, आपका 0 के इधर आपका प्लस में होता है, यानी किरण जो है असली परावर्तन अपवर्तन के बाद मिला है, अब रियल में मिला है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो आपका क्या है? वास्तविक है। और वास्तविक हमेशा क्या होता है? वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक सीधा नहीं हो सकता। इस प्रकार हमारा जवाब यहाँ हम लोग पहुंच पा रहे हैं। अगला प्रश्न, ये आपका डायरेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड प्रश्न है। जब लेड 2 नाइट्रेट, 2 यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को एक साथ मिलाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा प्रेक्षण सही? कोई अभिक्रिया नहीं। या लेड आयोडाइड एक सफेद अवक्षेप बनेगा, या पोटेशियम नाइट्रेट एक सफेद अवक्षेप बनेगा, या लेड आयोडाइड एक पीला अवक्षेप बनाएगा। तो यह सवाल डायरेक्ट तथ्यात्मक है, इसमें समझने समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। इसका जवाब जो है आपका क्या है कि लेड आयोडाइड एक पीला अवक्षेप बनाता है, यही आपको जानना है। अगर इसका रिएक्शन आप कहें तो रिएक्शन आपका ऐसे बनेगा, PbNO3 और इसका बनेगा 2, और फिर पोटेशियम आयोडाइड का हो जाएगा Ki, और जो रिएक्शन जो बनेगा उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। रिएक्शन आपका क्या बनेगा? तो लेड आयोडाइड यानी PbI2 आपका बनेगा, और प्लस में आपका KNO3 आपका बनेगा।
तो इसमें आपका जो लेड आयोडाइड है इसका कलर क्या होगा, तो इसका कलर आपका पीला होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से धोवन सोडा का उपयोग नहीं है? कांच साबुन कागज विनिर्माण में, सोडा एसिड अग्निशामक में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। तो कौन धोवन सोडा यानी Na2CO3 का उपयोग कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब, उम्मीद है आप पकड़ लिए होंगे, तो इसका सही जवाब आपका क्या है? सही जवाब केवल 2 है। क्यों? क्योंकि सोडा एसिड अग्निशामक में धोवन सोडा नहीं बल्कि खाने का सोडा का उपयोग होता है, और इसमें धोवन सोडा का उपयोग होता है। धोवन सोडा और खाने के सोडा का सूत्र में आप फर्क बखूबी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। सवाल है कि दो प्रतिरोध 10 ओम और 15 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो इससे बहने वाली धारा ज्ञात करना है। देखिए धारा आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा होगा सही, यही आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। सही जवाब आपका 0.50 एम्पियर है। अब हम लोग इसे बनाते हैं और बना के आपको पता चलेगा कि कैसे इसका जवाब 0.50 एम्पियर है। तो इसमें जो आपका श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, इसे ही हम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ देखिए आपका R1 कितना दिया हुआ है, तो 10 ओम। R2 कितना दिया हुआ है, तो वो 15 ओम। तो पहले हम लोग R निकालते हैं। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसे हम लोग जोड़ते हैं 1/R1 यानी 1/10 और यहाँ 1/15। इसे आप एलसीएम लीजिएगा तो 30, 10 तिया 30, 3 एका 3, 15 दूनी 30, 2 एका 2। तो 1/R जो है इसका मान आप देख सकते हैं कि 1/R का मान कितना आ रहा है, तो 3 और 2 5/30, 5 एकम 5, 5 छक 30। तो R के जगह में कितना आया 6, यानी R का मान आ गया 6 और V का मान कितना 3। तो ये ओम और ये वोल्ट में। तो I का मान कितना होता है, तो V/R होता है। तो V का मान 3 और इसका मान 6, तो 3 एका 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आया। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.50। यही है आपका जवाब। तो ये रहा आपका जवाब, जो कि कैसे आया ये आप बखूबी देखेंगे। आज का आखिरी प्रश्न और 2 सवाल है। सवाल आपके सामने और है यहाँ, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और P ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर होगा और कैसा बनेगा। तो दर्पण के पीछे छोटा FC के बीच क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसका जवाब बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं, उसके बाद ही इसका जवाब हम लोग देखेंगे। तो जो आपका अवतल दर्पण है, चलिए एक अवतल दर्पण बना ले। तो ये रहा आपका एक अवतल दर्पण, और उसके बाद इसका रहा मुख्य अक्ष। अब देखिए ये रहा आपका P और उसके बाद आपका F और यहाँ आपका C। अब कहता है F और P के बीच में रखा गया है। तो F और P के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो रखने पर ऐसे जाएगा किरण, और जाने के बाद वो कहाँ से आएगा, तो वो फोकस से आएगा। और जो किरण आपका यहाँ P में पड़ेगा वो उसी कोण से आपका पीछे जाएगा। अब देखिए इधर तो आपका मिलने से रहा, इधर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ाने पर मिलेगा, और बढ़ाने पर मिलेगा तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बना, तो प्रतिबिंब बना आपका सीधा बना, और तो प्रतिबिंब बना आपका बड़ा। और कहाँ बना, तो प्रतिबिंब बना आपका दर्पण के पीछे। तो बस दर्पण के पीछे छोटा, दर्पण के पीछे बड़ा, यही दोनों में से आपका होगा। तो सही जवाब आप देखिए दर्पण के पीछे बड़ा आपका राइट आंसर है। जैसा कि आपने देखा भी कि कैसे इसका सही जवाब हम लोग यहां तक पहुंचे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी में भिगोए जाने पर कठोर हो जाने का एक खास गुण होता है। वायुरोधन यानी एयर टाइट व्यवस्था की आवश्यकता वाली रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं के उपकरण में वायु अंतरालों को सील करने के लिए रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि CaSO4 1/2 H2O होता है, जिसमें आपका अग्निरोधी गुण भी होता है, खिलौने बनाने में इस्तेमाल है। इसी के बारे में आपका 2 कथन दिया हुआ है कि भिंगाने पर कठोर हो जाता है, ये तो पूरा सही लग रहा है, और वायुरोधन में भी। चलिए इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जवाब आपका क्या है। तो इसका जवाब दोनों कथन सही है। कभी भी एयर टाइट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, और दीवालों को सफेदी करके और उसमें चिकनाई लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी, पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? मिट्टी में मौजूद जल से। जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से,
रंध्रों द्वारा ली गई ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचती है। तो पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत जो पूरी होती है वो मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से, मिट्टी के कणों के बीच जो हवा फंसा हुआ होता है वहीं से पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत पूरी होती है। तो इस प्रकार आज का हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज हमारा कंप्लीट होता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में 25 आउट ऑफ 25 लाने में मदद करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करें और इस वीडियो को बाकी ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ और एक लाइक करते हुए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।